घने जंगल के बीचों बीच दर्जनों मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे। चारों तरफ सोने की चमक बिखरी हुई थी। कोई दीवारों पर सोना जड़ रहा था तो कोई विशाल खंभों को तैयार करने में लगा हुआ था। उस सुनसान जंगल में एक भव्य सोने का महल बन रहा था। वहीं थोड़ी दूर पर राजकुमारी चंद्रावती खड़ी अपने महल को घमंड भरी नजरों से देख रही थी। उसके चेहरे पर अमीरी और अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। जल्दी जल्दी काम करो, मुझे मेरा सोने का महल जल्द से जल्द तैयार चाहिए। राजकुमारी का क्रोधित स्वर सुनते ही सभी मजदूर डर गए और पहले से भी तेजी से काम करने लगे। कोई भी राजकुमारी के गुस्से का सामना नहीं करना चाहता था। तभी राजकुमारी का मंत्री धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राजकुमारी जी, देखिए, छोटे मुंह बड़ी बात। अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? बोलो। राजकुमारी जी, बात यह है कि प्रजा बहुत ज्यादा ही परेशान है। आपने राजकोष का सारा धन इस सोने के महल को बनवाने में लगा दिया। बताइए भला, क्या ये उचित है? राज्य के लोग भूखे मर रहे हैं। मंत्री की बात सुनते ही राजकुमारी चंद्रावती का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तो आखिरकार तुम भी उन आम लोगों की जुबान बोलने लगे? तुम्हारे मन में भी उन गरीब भिखारियों के लिए प्रेम जाग गया? हम तुम्हें मंत्री पद से निष्कासित करते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हम कोई कठोर फैसला ले। मंत्री ने दुखी होकर अपनी नजरें झुका ली और वहाँ से चला गया। राजकुमारी फिर अपने बनते हुए सोने के महल को देखने लगी। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान फैल गई। बस इस महल के बनने के बाद मैं हमेशा यही रहूंगी। फिर मुझे उन गरीबों और भिखारियों की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों बाद राजकुमारी चंद्रावती उस विशाल सोने के महल में रहने लगी। लेकिन कहते हैं, घमंड इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है जो आने वाले विनाश को देखने नहीं देता। एक सुबह जब राजकुमारी नींद से उठी तो अचानक उसकी नजर अपने बालों पर पड़ी। उसके कुछ बाल सफेद हो चुके थे। ये देखकर राजकुमारी बुरी तरह घबरा गई। नहीं, मैं बूढ़ी नहीं होना चाहती। उसी रात राजकुमारी अकेली उस घने जंगल में पहुंच गई जहां एक विचित्र बरगद का पेड़ मौजूद था। उस पेड़ के आसपास अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। राजकुमारी उस बरगद की ओर देखकर मुस्कुराई। मैं जानती हूँ इस बरगद में किसकी आवाज छुपी हुई है। सामने आओ, मैं तुमसे सौदा करना चाहती हूँ। तभी अचानक बरगद के पेड़ से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। अगले ही पल वहाँ एक सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। रानी चंद्रवती, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम्हें तो जादुई शक्तियों का ज्ञान है, फिर खुद ही पता क्यों नहीं लगा लेते कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? सुंदर पुरुष हल्का सा मुस्कुराया। जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। और मैंने अब तुम्हें ये रहस्य बता दिया, तो बताओ अब मुझे क्या मिलेगा? राजकुमारी की आंखों में लालच चमकने लगा। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। सुंदर पुरुष कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ तेज हवाएं चलने लगी। रंग बिरंगी किरणों के बीच एक साधु प्रकट हुआ। राजकुमारी, तुमने अपनी गरीब प्रजा को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया और अपने लिए इस जंगल में सोने का महल बनवाया। याद रखना, तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना होगा। इतना कहकर साधु ने क्रोध भरी नजरों से उस सुंदर पुरुष की ओर देखा। अगले ही पल साधु की आंखों से निकली रहस्यमयी किरणें उस पुरुष से टकराईं और वो एक सफेद पक्षी में परिवर्तित हो गया। उसी क्षण जोरदार धमाका हुआ
और राजकुमारी चंद्रावती भी अचानक वहां से गायब हो गई। कुछ ही पलों में साधु भी वहां से अदृश्य हो गया और पूरा जंगल एक अजीब खौफनाक सन्नाटे में डूब गया। इस घटना के वर्षों बाद हरिया और सावित्री घने जंगल में झाड़ियों को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। अजी, ये तो वही जंगल है जिसके बारे में हमारे राज्य में बड़ी ही अजीबोगरीब अफवाहें प्रसिद्ध हैं। अरे जल्दी जल्दी चलो सावित्री, हाँ ये वही जंगल है, चलो 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 चलो। आखिर आपको इस रास्ते से आने की क्या आवश्यकता थी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तो और क्या करता सावित्री, दूसरे रास्ते से हमें अपने राज्य पहुंचने में 3 दिन का ज्यादा समय लगता, मगर इस जंगल के रास्ते से पहुंचने में केवल 1 दिन का समय लगेगा। अब बातें मत करो और जल्दी जल्दी पैर चलाओ, जबान नहीं। हमें जल्दी से जल्दी इस जंगल को पार करना होगा, चलो। तभी सावित्री दर्द से करहा उठी। अरे भाग्यवान, अब क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर में भयानक मोच आ गई है। मैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ तो आसपास कोई गांव भी नहीं है जहाँ पर जाकर मैं मदद मांग सकूं। तभी हरिया की नजर सामने एक बहुत बड़े महल पर पड़ी जो कि पूरा सोने का बना हुआ था। हरिया आश्चर्य से उस महल की ओर देखकर बोला, हैं? बड़ी अजीब बात है, इस घने जंगल में इतना सुंदर सोने का महल भी है। वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो इस सोने के महल को देखकर बड़ा ही डर लग रहा है। डरने की क्या बात है सावित्री? अरे अगर यहाँ महल है तो इसके अंदर तो जरूर कोई ना कोई रहता होगा ना। चलो हम उसी से मदद मांगते हैं। आ जाओ आराम से। लो सहारा। हरिया अपनी पत्नी सावित्री का हाथ पकड़कर उस महल की ओर चलने लगा। सावित्री भी लड़खड़ाती हुई उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही देर में हरिया और सावित्री महल के अंदर प्रवेश कर गए। वाह सावित्री, ये महल तो अंदर से बहुत सुंदर है। वाह क्या बात है, और यहाँ की हर वस्तु देखो सोने की बनी हुई है। वो तो मैं भी देख रही हूँ जी, इसलिए तो मुझे इस महल को देखकर बड़ा ही डर महसूस हो रहा है। तभी वहाँ पर कोहरा फैलने लगा। अगले ही पल कोहरा वहाँ से छट गया और एक बूढ़ी औरत जिसकी शक्ल बेहद भयानक थी खड़ी हुई हरिया और सावित्री को घूरने लगी। कौन हो तुम लोग और तुम्हारी मेरे सोने के महल में आने की हिम्मत कैसे हुई? उस बूढ़ी औरत को देखकर सावित्री डर की वजह से बेहोश हो गई। हरिया डरते हुए बोला, तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। कौन हो तुम? मैं सोने के महल की रानी हूँ। मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कोई भी आता है तो वो जीवित वापस नहीं जाता। देखो मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये आपका महल है। मुझे और मेरी पत्नी को यहाँ से जाने दो, यहाँ से जाने दो। बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। मैं तुम्हें यहाँ से जरूर जाने दूंगी अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे। काम? कैसा काम? यहाँ से कुछ दूर एक और विचित्र जंगल है। उस विचित्र जंगल में हर समय भयंकर कोहरा छाया रहता है। उस जंगल में भयानक कोहरे के बीच एक सफेद वृक्ष है जिस पर लाल रंग का फल लटका हुआ है, परंतु जो भी व्यक्ति उस फल को तोड़ने का प्रयास करता है वो भस्म हो जाता है। तुम्हें वो फल मेरे पास लाना होगा। ये क्या बात कर रही हो तुम? अगर मैं उस फल को हाथ लगाऊंगा तो राख हो जाऊंगा, फिर मैं वो फल तोड़कर ला कैसे सकता हूँ? तो फिर तुम इस सोने के महल से फिर कभी भी बाहर नहीं जा सकते।
बोलकर वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई और हरिया और सावित्री की चीख सन्नाटे को चीर गई। इस घटना के कुछ दिन बाद आदित्य जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर पर लाया ही था कि तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसकी पड़ोसी अर्चना बैठी हुई रो रही थी। आदित्य अपनी पत्नी गौरी की ओर देखकर बोला, क्या हुआ गौरी? अर्चना रो क्यों रही है? क्या बात है? अर्चना के माता पिता कुछ दिन पहले अपने रिश्तेदार के यहाँ पर गए हुए थे, जो अभी तक लौटे नहीं। अर्चना को डर है कि कहीं उसके माता पिता उस जंगल में ना भटक गए हों, जहाँ पिछले कुछ वर्षों से कोई भी जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता। ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें झलकने लगीं। आदित्य अर्चना की ओर देखकर बोला, अच्छा अर्चना, तुम अपने घर जाओ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे माता पिता को ढूंढकर अवश्य ले आऊंगा, ठीक है? जाओ। आदित्य की बात सुनकर अर्चना अपने घर चली गई। अर्चना के जाते ही गौरी आदित्य की ओर देखकर बोली, आखिर तुम अर्चना के माता पिता को ढूंढकर कैसे ला सकते हो? तुम्हें उसे झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए था। हैं? अरे मैंने उसे झूठा आश्वासन नहीं दिया है गौरी। मैं अर्चना के माता पिता को अवश्य ढूंढने के लिए जाऊंगा। वैसे भी पिछले कुछ वर्षों से हमारे गांव में और इस राज्य में न जाने कितने लोग उस जंगल में गायब हो गए, और महाराज हैं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, जैसे उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, सबसे पहले महाराज से मदद मांगने के लिए जाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। अगले दिन आदित्य महल के अंदर राज दरबार में चला गया, जहाँ पर राजा सूरज अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। आदित्य राजा सूरज की ओर देखकर बोला, महाराज की जय हो। महाराज, पिछले कुछ वर्षों से राज्य के न जाने कितने लोग लापता हो गए हैं। तो तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बात यह है कि हमारे राज्य से कुछ दूर में जो जंगल है ना, उस जंगल में कोई भी राज्य का वासी जाता है तो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता। आप इस मामले को लेकर कुछ करिए ना महाराज। हम तुम्हारी बात समझ गए, लेकिन हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी लोग लापता हुए हैं वो रहस्यमयी ढंग से लापता हुए हैं। और फिर वैसे भी जब राज्य के लोगों को पता है कि उस जंगल में खतरा है, तो फिर राज्य के लोग उस जंगल से गुजरते ही क्यों हैं? राजा सूरज की बात सुनकर आदित्य क्रोधित होते हुए बोला, अरे महाराज, मैंने सुना है कि उस जंगल में एक अजीब सी कशिश है। उस जंगल के पीछे दो रास्ते हैं। एक रास्ता हमारे राज्य की ओर आता है, वो लंबा रास्ता है, और दूसरा रास्ता जो उस जंगल से हमारे राज्य की ओर आता है, वो छोटा रास्ता है। अब क्या होता है महाराज कि बहुत से यात्रियों ने मुझे बताया कि जब भी वो जंगल की ओर देखते हैं तो उनमें एक अजीब सा सम्मोहन आ जाता है। ऐसा लगता है कि बस जाओ, वहीं चले जाओ, ऐसा। अरे अगर उनमें सम्मोहन तारी हो जाता है तो फिर वो लोग जंगल की तरफ गए ही क्यों? अब देखो सीधी बात है आदित्य, ये सब बकवास बातें हैं। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है महाराज, ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप भला मदद क्यों करेंगे? अगर आपके परिवार का कोई सदस्य लापता हुआ होता तो आप तो तुरंत एक सेना की टुकड़ी भेजिए ही देते। ये तो प्रजा के लोग हैं, एक मरेगा, एक नया पैदा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा आपको? ठीक है महाराज, ठीक है। आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं तो मोड़ते रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन आदित्य का वादा है छाती ठोक कर, मैं लोगों को इस तरह से मुसीबत में नहीं देख सकता। मैं स्वयं इस रहस्य का पता लगा कर रहूंगा। इतना बोलकर आदित्य क्रोधित होकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद राजा सूरज अपने कक्ष में चला गया। तभी उसकी पत्नी रानी रुक्मिणी वहां आकर रोती हुई बोली, जल्दी चलिए, गजब हो गया। अरे क्या हो गया रुक्मिणी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बात है? मेरी पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी मुझसे बातें कर रही थी, मगर अचानक वो बातें करते करते सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। ये सुनकर राजा सूरज आश्चर्य से बोला, ये तुम कहना क्या चाहती हो?
हमारी पुत्री सोने में परिवर्तित हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या मजाक है? अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं कक्ष में जाकर देख लीजिए। राजा सूरज दौड़ता हुआ अपनी पुत्री के कक्ष में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पुत्री का शरीर सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो चुका था। ये देखकर राजा सूरज बुरी तरह से घबरा गया। राजा सूरज तुरंत एक सैनिक की ओर देखकर बोला, तुरंत राजगुरु को महल में बुलवाओ। उनसे कहो कि हमें उनकी मदद की आवश्यकता है। जल्दी करो। कुछ ही देर में राजमहल के दरबार में राजगुरु राजा सूरज के सामने खड़े हुए थे। राजा सूरज राजगुरु को सारी घटना बताते हुए बोला, ऐसा कैसे संभव हो सकता है राजगुरु? कैसे? राजगुरु जो कि एक साधु भी थे, राजा सूरज की ओर देखकर बोले, महाराज, मैं इस मामले में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, परंतु एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजकुमारी चंद्रमुखी के सोने का बनने का जो रहस्य है, ये उसी जंगल में छुपा हुआ है जहां पर आपके राज्य के वासी पिछले कई वर्षों से गायब हो रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम अपने सैनिकों की एक टुकड़ी भेजकर इस रहस्य का पता स्वयं लगाएंगे। हम अपनी पुत्री को सोने का बना हुआ बिल्कुल नहीं देख सकते। इतना बोलकर राजा सूरज अपने सेनापति के पास चला गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, सैनिकों की टुकड़ी को तैयार करो सेनापति, हम तुरंत जंगल की ओर रवाना होंगे। सेनापति तुरंत वहां से चला गया, मगर कुछ देर बाद वो वापस आकर सर नीचा करके राजा सूरज की ओर देखकर बोला, क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु कोई भी सैनिक उस जंगल में जाने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा ये हमारा आदेश है सेनापति। महाराज, मैंने सारे सैनिकों को कहा, परंतु उन सभी सैनिकों ने आपका आदेश मानने से इनकार कर दिया। सारे सैनिक बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं। ये सुनकर राजा सूरज बुरी तरह से क्रोधित हो उठा और सेनापति की ओर देखकर बोला, ओह, धिक्कार है ऐसी सेना पर जो इतनी डरपोक है। हमें नहीं पता था कि हमने अपनी सेना में कायरों को भर्ती कर रखा है। महाराज, सैनिकों का यह भी कहना है कि जब राज्य के वासी उस जंगल में लापता हो रहे थे, तब महाराज ने उनकी खबर क्यों नहीं ली? क्योंकि कई सैनिकों के परिवार वाले भी उस जंगल में जाकर लापता हुए हैं। ये सुनकर राजा सूरज नजरें नीचे करके बोला, समझ गया। गलती हमारी ही थी, हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए था। परंतु अभी भी देर नहीं हुई है। हम स्वयं जाकर उस व्यक्ति से मदद मांगेंगे जो आज हमारे दरबार में आया था। कुछ ही देर में राजा सूरज आदित्य का घर ढूंढते हुए आदित्य के घर पहुंचा। आदित्य जंगल में जाने की तैयारी कर रहा था, मगर अपने घर पर राजा सूरज को देखकर वो चौंकते हुए बोला, अरे महाराज, आप यहाँ मेरे घर पर? राजा सूरज सारी घटना बताते हुए आदित्य की ओर देखकर बोला, हमारी पुत्री सोने की मूर्ति में बदल गई है और अब हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। चलिए, कोई बात नहीं महाराज, चिंता मत कीजिए। अगर आपकी जगह किसी गरीब व्यक्ति की बेटी होती ना, उसके साथ ऐसा होता तो मैं उसकी भी सहायता जरूर करता। इतना बोलकर आदित्य सीधा उस विचित्र घने जंगल की ओर चल दिया। कुछ ही देर में आदित्य कोहरे भरे जंगल को चीरता हुआ चला जा रहा था। आदित्य एक वृक्ष के नीचे जाकर रुककर अपने आप से बोला, इस जंगल में तो सिवाय कोहरे के मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तभी आदित्य की नजर अपने ठीक सामने एक बहुत ही सुंदर सोने के महल पर पड़ी। आदित्य आश्चर्य से उस सोने के महल की ओर देखकर बोला, बाप रे, इस घने जंगल में दूर दूर तक ना तो कोई मुझे इंसान दिखाई दिया और ना ही कोई प्राणी। फिर इस सन्नाटे भरे जंगल में ये सोने का महल किसका हो सकता है? जो भी हो, पर पता नहीं क्यों मेरे मन के अंदर से आवाज आ रही है
कि राज्य के लोगों के लापता होने का संबंध इस सोने के महल से जरूर है। मुझे इसके अंदर जाकर देखना ही होगा। हाँ। आदित्य धीरे धीरे कदमों से उस सोने के महल के करीब चला गया और बड़ी निडरता से उस महल के अंदर प्रवेश कर गया। आदित्य के महल में प्रवेश करते ही सोने के महल में कोहरा फैलने लगा। अचानक कोहरा छट गया और एक बड़ी भयानक दिखने वाली बूढ़ी औरत आदित्य के सामने आकर खड़ी हो गई। कौन है तू और यहाँ पर क्या करने आया है? मैं दरअसल अपने राज्य के वासियों को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ, जो पिछले कई वर्षों से इस जंगल में लापता हुए हैं, और मुझे शक है कि उनके लापता होने का संबंध कहीं न कहीं इस महल से जरूर है। बूढ़ी औरत हंसते हुए आदित्य की ओर देखकर बोली, तेरे राज्य के वासियों को मैंने ही बंदी बनाया है। ये सुनकर आदित्य चौंक पड़ा। क्या? तो फिर अरे अम्मा जी, तो फिर उन्हें जल्दी से आजाद करो ना। इतनी भी जल्दी क्या है? अगर उन्हें आजाद कराना चाहता है और इस सोने के महल से बाहर जाना चाहता है तो तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा, और अगर तूने उस काम को करने के लिए ना कहा तो तू चाहकर भी इस सोने के महल से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि ये पूरा सोने का महल मायावी है। यहाँ पर मेरी शक्तियों का शासन चलता है। ये तुम किस काम की बात कर रही हो? यहाँ से कुछ दूर एक दूसरा विचित्र घना जंगल पड़ता है, जहाँ पर भयंकर कोहरा छाया रहता है। उस जंगल में एक सफेद वृक्ष है। उस सफेद वृक्ष में एक फल लटका हुआ है जो कोहरे में भी चमकता है। तुझे उस फल को तोड़कर मुझे देना होगा, परंतु याद रखना, जैसे ही कोई मनुष्य उस फल को स्पर्श करता है तो वो भस्म हो जाता है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर मैं वो फल तुम्हें लाकर दे दूं तो क्या तुम इन सब लोगों को आजाद कर दोगी? मैं सबको आजाद कर दूंगी। महाराज की इकलौती पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी भी सोने की बन गई है, क्या वो भी सही हो जाएगी? राजा सूरज की पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी, जो कि सोने की बन चुकी है, वो भी सही हो जाएगी। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। तुमसे पहले कई लोगों से मैंने अपने इस खास काम को करने के लिए कहा और वो सभी डर गए। डर की वजह से बेचारे इस सोने के महल से कभी बाहर ही नहीं जा पाए। आदित्य महल के बाहर निकल गया और घोड़े को विचित्र जंगल की ओर दौड़ा दिया। कुछ ही देर में आदित्य एक जंगल में खड़ा हुआ था, जहाँ आसपास भयंकर कोहरा था। तभी आदित्य की नजर एक सफेद वृक्ष पर पड़ी, जिसकी टहनी में एक लाल रंग का फल सुनहरी किरणों से चमक रहा था। आदित्य तुरंत उस फल के नजदीक आ पहुंचा। आदित्य उस फल को तोड़ने ही वाला था कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज टकराई। उस फल को तोड़ने की गलती बिल्कुल मत कर देना। अगर तुम ऐसा करोगे तो जलकर राख हो जाओगे। आदित्य ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उसके सामने एक पक्षी बैठा हुआ था। आदित्य आश्चर्य से उस पक्षी की ओर देखकर बोला, अरे तेरी, तुम तो एक पक्षी हो, तो तुम इंसान की भाषा में कैसे बात कर सकते हो? मैं एक मायावी पक्षी हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि इस फल को मत तोड़ना। और तुम मुझे इस फल को तोड़ने के लिए मना क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं इस फल की सुरक्षा करता हूँ। लेकिन मुझे तो उस बूढ़ी औरत ने तुम्हारे बारे में नहीं बताया। तुम किसकी बात कर रहे हो? आदित्य उस पक्षी को सारी घटना बताते हुए बोला, बस इसीलिए मुझे इस फल की आवश्यकता है। देखो जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से चेतावनी देता हूँ, अगर तुम उस फल को स्पर्श करोगे तो राख हो जाओगे।
जब तुम ही राख हो जाओगे तो फिर उस फल को ले जाकर करोगे क्या? कैसे ले जाओगे? हाँ, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं इस फल को किसी बुरी नियत से नहीं तोड़ूंगा, बल्कि बहुत से लोगों की जान बचाने के लिए तोड़ूंगा। इतना बोलकर आदित्य ने सफेद वृक्ष में से फल तोड़ लिया, मगर आदित्य ने देखा उसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी अचानक वो पक्षी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित हो गया। आदित्य आश्चर्य से बोला, कौन हो तुम? मैं वन रक्षक हूँ। बहुत समय पहले एक साधु ने मुझे श्राप दिया था। उस श्राप की वजह से ही मैं पक्षी में बदल गया था। साधु ने मुझसे कहा था कि जब भी कोई निडर इंसान यहाँ आएगा और बगैर डरे इस फल को तोड़ेगा, तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और श्राप मुक्त हो जाओगे। इतना बोलकर वो सुंदर पुरुष वहाँ से गायब हो गया। आदित्य तुरंत घोड़े को दौड़ाता हुआ सोने के महल में आ पहुँचा। आदित्य सोने के महल के अंदर प्रवेश कर गया। आदित्य के हाथ में लाल फल देखकर वो बूढ़ी औरत आदित्य से बोली, लाओ, मुझे वो फल दे दो। नहीं, पहले मेरे राज्य के वासियों को आजाद करो। जब तक मैं वो फल नहीं खाऊंगी तब तक मैं उन्हें आजाद नहीं कर सकती। मेरी मजबूरी है। आदित्य ने वो फल उस बूढ़ी औरत को पकड़ा दिया। जैसे ही उस भयानक बूढ़ी औरत ने वो फल खाया, रंग बिरंगी किरणों के साथ वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। आदित्य आश्चर्य से सुंदर स्त्री से बोला, कौन हो तुम? मैं राजा सूरज के पूर्वजों में से हूँ। बरसों पहले जब मैं रानी थी, तब मैं गरीबों पर बहुत अत्याचार करती थी और गरीबों से नफरत करती थी। गरीबों से नफरत की वजह से मैंने इस जंगल में सोने का महल तैयार करवाया और यहाँ पर रहने लगी। काफी समय के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हूँ। मैं बूढ़ी नहीं होना चाहती थी। अपनी सुंदरता और जवानी बरकरार रखने के लिए मैंने यहाँ के वन रक्षक से मदद ली और उसकी मदद से जंगली प्राणियों को नुकसान पहुंचाने लगी। इस बात से क्रोधित होकर जंगल में तपस्या कर रहे साधु महाराज ने वन रक्षक को एक पक्षी में परिवर्तित कर दिया और मुझे मेरे ही महल में भयानक बूढ़ी औरत के रूप में परिवर्तित कर दिया। मैं साधु के सामने बहुत रोई और गिड़गिड़ाई। साधु को मुझ पर दया आ गई। तब उन्होंने मुझसे कहा कि जिस स्थान पर उन्होंने वन रक्षक को पक्षी में परिवर्तित किया है, वहाँ एक सफेद पेड़ है। उस सफेद पेड़ में एक लाल फल उगता है। तुम उस लाल फल को खाकर अपने असली रूप में आ सकती हो, मगर उस लाल फल को कोई भी हाथ लगाएगा तो राख हो जाएगा, सिवाय उस इंसान के जिसके दिल में दूसरों के लिए। मैंने साधु महाराज से पूछा कि वो व्यक्ति यहाँ पर कब आएगा। साधु महाराज ने मुझसे कहा कि जब तुम्हारी पीढ़ियों में से कोई राजकुमारी सोने में परिवर्तित हो जाएगी, तब तुम समझ लेना कि तुम्हारा श्राप समाप्त होने के कगार पर है। इसलिए जब तुमने राजकुमारी के सोने का बनने की बात मुझे बताई, तो मैं समझ गई कि समय आ चुका है। अब मेरा जाने का समय आ गया है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो तुम निर्दोष लोगों को बंदी क्यों बना लेती थी? मैं अपने ही महल में कैद रहते रहते थक चुकी थी। इसलिए जब भी कोई मनुष्य यहाँ पर आता तो मैं उससे वही फल तोड़ लाने के लिए बोलती। जब वो मना कर देता तो मुझे गुस्सा आ जाता और मैं उसे कैद कर लेती। अब मेरा जाने का समय आ गया है। मुझे मोक्ष मिल गया है। राजकुमारी चंद्रमुखी अपने असली रूप में आ गई होगी। इतना बोलकर वो सुंदर स्त्री वहाँ से गायब हो गई और साथ ही साथ वो सोने का महल भी गायब हो गया। आदित्य को अब वहाँ पर अपने गांव के वो सभी व्यक्ति दिखाई देने लगे जो लापता हुए थे। आदित्य उन सभी व्यक्तियों को लेकर अपने राज्य लौट आया।